हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल YK सर ऑफिशियल पर। आज हम एक पुनः उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ध्यान रखिएगा ये बात कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नवोदय विद्यालय स्पेशल का टॉपिक है। यानी ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में संख्या पर आधारित प्रश्न यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नहीं कि जो पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चनों में से यानी सागर में से मोती छानकर हम आपके लिए लाए हैं। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसलिए क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी लेवल का क्वेश्चन आपको संख्या पर आधारित प्रश्न में इस चैप्टर से नवोदय विद्यालय का जब आपका प्रवेश परीक्षा होगा 2023 में, जो जनवरी माह में आयोजित की जाएगी। अभी तक हालांकि उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा तो उसका भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो उसमें जो प्रवेश परीक्षा होगी और उस प्रवेश परीक्षा के मद्देनज़र यदि आप देखें तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि इसी लेवल का प्रश्न आता है। हर चैप्टर का आपको मैं चैप्टर का क्लास करने के बाद हर चैप्टर का मैं आपको इसी तरीके से नवोदय स्पेशल, सैनिक स्कूल का स्पेशल, नेतरहाट का स्पेशल क्वेश्चन का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो नवोदय के प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को इसलिए दबा ले क्योंकि जो भी मेरा अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको नवोदय की तैयारी करवा रहे हैं। नवोदय के साथ साथ नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला, इसके अलावे वैसे छात्र जो क्लास 5 से लेके क्लास 8 के बीच में हैं। हालांकि ज़रूरत तो सभी को इसकी पड़ती है, लेकिन विशेष रूप से जो 5 क्लास से 8 क्लास के बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, नेतरहाट की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे छात्रों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं इस पर, और आज हम जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि और इसी लेवल का बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है कि अंक चेंज हो जाए, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का यही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा फैन को ऑफ कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं रहता है। क्वेश्चन का लेवल जो होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप क्लास 6 में एडमिशन के लिए यदि आप नवोदय का फॉर्म भरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत स्लो रहता है, बस काम माइंड के साथ जो है कि उसको समझने और बनाने की ज़रूरत होती है। चलिए हम आज शुरू करते हैं। ये हमारा नवोदय स्पेशल का क्लास है ये, और जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हालांकि इसको मैंने कल रात को ही इसको लिख लिया था इस पर। तो ये नवोदय स्पेशल है, यानी इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न आपके नवोदय एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रवेश परीक्षा में। ये मैथ है सब्जेक्ट, और संख्या पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, ये जवाहर नवोदय विद्यालय यानी NVS प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हम इसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला सवाल है देख लीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नांकित का मतलब होता है निम्न अंकित, यानी नीचे जो अंकित मान है या अंकित संख्या है उसकी बात है। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नांकित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो अभाज्य नहीं होगा तो क्या होगा? वह संख्या भाज्य होगा। कॉमन सी बात है कि अभाज्य संख्या नहीं होगा तो वह संख्या भाज्य होगा। अच्छा एक बात, मैंने जब इसका थ्योरी क्लास करवाया था इस चैप्टर का, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके चैनल पर उस वीडियो को देख ले, क्योंकि इन सारी डिफिनेशंस का हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उसका मतलब कि प्रिपरेशन करवाया हुआ है। तो आप वहाँ जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? पहले तो ये जान लेना जरूरी कि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है।
तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आप कहिएगा कि सर जी एक बात बताइए, आपने कहा कि अभाज्य नहीं तो भाज्य, तो भाज्य का भी लगे हाथ बता ही दीजिए, तो भाज्य का भी सुन लीजिए। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। वैसे अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्या का जो अपवर्तक होता है वो होता है मात्र 2। उसको आप कह सकते हैं कि गुणनखंड भी कह सकते हैं, उसका 2 ही होता है, जबकि भाज्य संख्या का 2 से अधिक होता है। तो अब इसमें हम इसके ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है 19। ये या तो 1 से कटेगा और या नहीं तो यह 19 से कटेगा। इसके अलावा यह संख्या किसी से कटेगा नहीं। 23 को यदि आप देखिए तो ये भी जो है 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। 29 को भी देखिए, यह 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। और 33 को देखिएगा तो यह 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा और 33 से कटेगा। तो बताइए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब देखिएगा, ये भी एक और स्वयं से ही कट रहा है, किसी और से तो कट नहीं रहा, तो ये भी अभाज्य हो गया। ये भी आपका अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो कुल मिलाकर आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 33, क्योंकि यह 1 और 33 के अलावे 3 और 11 से भी विभाजित हो रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही 33 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। योग का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का, यहां भी अभाज्य संख्या, तो देख रहे हैं कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये। अभाज्य संख्या की परिभाषा वही रहेगी, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, तो पहले ये जान लीजिए प्रथम 2 अभाज्य संख्या है कौन। तो प्रथम 2 जो अभाज्य संख्या है, एक तो है नहीं, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड एक ही है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहला जो अभाज्य संख्या वो है 2, और दूसरा जो अभाज्य संख्या है वो है 3। यानी 2 भी 1 और 2 के अलावा किसी से न कटेगा, और 3 भी जो है 1 और 3 के अलावा किसी से न कटेगा। 2 जो है ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, वरना बाकी जो अभाज्य संख्याएं होती है वो ज़्यादातर विषम ही होती है, लेकिन 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों को करा योग, तो जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा? 5। देखेंगे ऑप्शन में, किस ऑप्शन में 5 है? ऑप्शन नंबर बी में 5 है, तो बस हो गया। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या तो 2 और 3 ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 5 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसको यदि आप देखिएगा तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या को आपको देखना होगा कि 1 से 50 तक मतलब कितनी अभाज्य संख्या है। चलिए हम यहाँ आपको लिख के बता रहे हैं कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिएगा, पहले तो 2 हो गया, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच में यदि आप देखिएगा तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 1 से 10 के बीच में तो इतना ही है, कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद 11 से यदि आप 20 के बीच में देखिए तो 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है और उसके बाद 19 है। इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो यहाँ भी कितना हुआ? 4 हुआ। अब 21 से अगर 30 के बीच में देखिए तो 21 तो है नहीं, 22 भी नहीं है, 23 है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है। तो इसमें कितना हो गया? 30 तो है नहीं, तो 2 हो गया। उसके बाद देखिए कि 31 से 40 के बीच में अगर आप देखिएगा तो 31 के बीच में 40 के बीच में तो 31 है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 है।
38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है। तो यहाँ भी आपको कितने मिले? 2 मिले। और 41 से अगर आप 50 के बीच में जाइएगा तो 41 ही है पहला अभाज्य संख्या। 42 नहीं है, 43 है, 43 भी है। 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है और 50 भी नहीं है। तो यहाँ आपको कितना मिला? 3 मिला। अभाज्य संख्या वो हुआ जो मतलब कि एक और स्वयं के छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न होगा। देख मिला लेंगे एक बार, कितने हुआ? 4 4 8 2 10 2 12 और 3 कितना हुआ? 15 हुआ। देखेंगे 15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 15। याद कर लीजिएगा इसको। 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। 21 से 30 के बीच में कितनी संख्या है? 2 है। 31 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 2 है। और 41 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 3 है। तो इस प्रकार आपने ये हो गया 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, चौथा सवाल, वो कह रहा है कि संख्या दो, देखिएगा यहाँ पे वो बॉक्स दे दिया हुआ है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई बॉक्स दे दिया हुआ है। तो संख्या दो, ये बॉक्स है 3 4 5, यदि 9 से विभाज्य है तो बक्सा के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो यहाँ 9 से विभाज्यता का नियम कह रहा है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो, जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। पहले देखेंगे, पहले हम यहाँ संख्या लिख लेते हैं 2 और यहाँ एक बक्सा दे देते हैं 3 4 5। अब देखिएगा, अगर हम इस अंकों का योगफल कर रहा है तो 2 जोड़, यहाँ पे हम खाली स्थान देते हैं, जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। इसको देखेगा तो 2 3 5 5 4 9 और 9 5 कितना हो रहा है? 14। अब हम ऑप्शन पर चलेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 0। तो 14 में 0 जोड़िएगा तो ये 14 ही ना होगा। 14 तो 9 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1 है। तो 14 1 क्या हो जाएगा? 15। ये भी 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम तीसरे ऑप्शन पर चलेंगे। तीसरा ऑप्शन है 2 जोड़ देंगे इसमें, तो 14 2 16, 16 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। बचा कौन? डी। तो डी ही सही होगा, क्योंकि एक तो सही होगा ही इसमें। अब देखिए डी का जैसा ही होगा, तो 14 में 4 आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 18। 18 9 से काटिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 अंक आ जाएगा। कौन सा अंक आ जाएगा? 4 अंक आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कितना जोड़ा था तो ये कट गया था, 4 ही जोड़ा था तो कट गया था। तो इस प्रकार ये बक्सा में कितना अंक आ जाएगा? 4 अंक आ जाएगा और यह संख्या हो जाएगा 24,345। समझ गए? तो 9 से विभाज्यता का नियम भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप नवोदय का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2-3 चीज़ याद रखिएगा, या नवोदय नेतृत्व किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। पहले बात कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस प्रकार के जितने भी डिफिनेशन है सबको याद कर लीजिए। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद और क्या याद कर लीजिए, एक से जो है विभाज्यता का नियम, सारे विभाज्यता का नियम याद कर लीजिए। कम से कम 11-12 तक का विभाज्यता का नियम याद ही कर लीजिए, उससे ज़्यादा ऊपर का तो पूछता नहीं है। 11-12 तक तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिए विभाज्यता का नियम को। उसके बाद 1 से 50 तक का वर्गमूल याद कर लीजिए, और 1 से 50 तक का घन और घनमूल भी याद कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे हम आगे वीडियो दर वीडियो आपको इन सारी चीज़ों का पढ़ाते चलेंगे, आप लोग उसको पढ़ते चलिए, बस जुड़ रहिए हमारे साथ। और चैनल पर नए हैं, अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब चलिए 5वां सवाल हमारा है 36,890 में 3 के स्थानीय मान, देखिएगा 3 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। संख्या क्या है? 36,890। 36,890 में 3 के स्थानीय मान, तो 3 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 किस स्थान पर देखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें क्या करेंगे? 10,000 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? 30,000 हो जाएगा।
अब स्थानीय मान तो निकल गया, अब अंकित मान, तो अंकित मान वही होता है जो अंक होता है, समझ गए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसका जो ये तो हो गया स्थानीय मान, इसका ये क्या हो गया स्थानीय मान किसका 3 का। और इसका अगर अंकित मान अगर आप देखेंगे, अंकित मान को कहीं कहीं जातीय मान भी कहता है, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। तो इसका अंकित मान 3 एक ही है, तो इसलिए 3 ही हो जाएगा। अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 और ये 2 कितना आया जी 29,997। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 29,997। समझ गए इस चीज़ को। तो स्थानीय मान और अंकित मान के मैं समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब छठा जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 725 का निकटतम सैकड़े का सन्निकट मान क्या। सन्निकट का मतलब होता है नज़दीक, सन्निकट का मतलब होता है नज़दीक। 725 जो है ये का निकटतम सैकड़े का सन्निकट मान क्या है। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बड़ा पूछता है। देखिए 725 जो है सैकड़े तक पूछ रहा है, तो यहाँ हम ले लेंगे यह किसके बीच का संख्या है, 700 और 800 के बीच में है। 725 जो है वो 700 और 800, कहिएगा 700 कह लिए हैं तो कह रहा है कि सैकड़े तक का। सैकड़े का मतलब तो 100 होता है, 1000 तक का तो 1000 तक में लेते, लेकिन यहाँ 700 है और यहाँ 800 है, इस दोनों के बीच का संख्या है 725। अब यदि 725 को देखिएगा तो 725 को 700 तक आने के लिए -25 होना पड़ेगा, और 725 को 800 तक जाने के लिए +75 होना पड़ेगा। अब बताइए दोनों में बड़ा छोटा कौन है, 25 न है। 25 डेंग चलना ज़्यादा आसान है कि 75 डेंग चलना ज़्यादा आसान है, 25 डेंग चलना ज़्यादा आसान है, इसलिए इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो टॉपिक है वो समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो समझ के, अगर वीडियो में समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस कमेंट सेक्शन में हम अपने हर सब्सक्राइबर का जो है जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को हम उसको सॉल्व करके बताते हैं फिर से वापस। तो ये हो गया। अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अंक का स्थानीय मान, स्थानीय एवं अंकित मान सदैव समान रहता है। यानी समान का मतलब होता है बराबर, और सदैव का मतलब हुआ हमेशा, यानी वो किसी स्थान पर है उसका हमेशा मान बराबर होता है। तो हमने, यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको जब मैंने पहला वीडियो जब बताया था तो पहले उसमें मैंने बताया था, इस संख्या पर आधारित प्रश्न का पहला जो वीडियो है, कि एक ऐसा मान 0 जो है वो 0 किसी भी संख्या में कहीं रहेगा, उसका प्लेस वैल्यू भी 0 होगा, यानी स्थानीय मान भी 0 होगा, और उसका अंकित मान भी क्या होगा 0 होगा। तो इसको याद कर लीजिए इस बात को कि 0 एक ऐसा संख्या है जिसका स्थानीय मान एवं अंकित मान सदैव क्या होता है, समान रहता है, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं बदलेगा। तो ये हो गया। अब चलिए अगला 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि MCDIX से किस संख्या का बोध होता है। देखिएगा यदि आप रोमन अंक पढ़े होगा तो रोमन अंक से यह संख्या लिखा हुआ है MCDIX। आपको बता दे कि M से होता है 1000, M से क्या होता है 1000, और CD से होता है 400, CD से होता है, और बचा क्या IX, तो IX से होता है 9, जोड़ दीजिए सबको 1409। किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखिएगा अच्छा एक चीज़ और बताते हैं आपको, इसमें देखिए X से होता है 10, ठीक है, XL से होता है 40, या हम आपको ठीक है XL से हो जाएगा 40, L से हो जाएगा 50, उसके बाद CL से होता है क्या 90, CL से होता है कि LC से होता है जी, किससे होगा CL होगा कि LC होगा, अब देखिएगा यहाँ L से 50 होगा, ठीक है, उसके बाद C से होगा 100, उसके बाद D से होगा 500, M से होगा 1000, ठीक है। तो ये रोमन अंक का संख्या था। तो MCDIX से 1409 का बोध होता है, तो ये आपके ऑप्शन में जो है हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे।
9वां नंबर सवाल है, संख्या 2 है अब बीच में स्टार दिया हुआ है 3 4 5, यदि 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ये हमारा लगभग जो है ये चौथा नंबर सवाल का जो है उसी प्रकार का सवाल है। वहाँ 9 से विभाज्यता का नियम करा था, यहाँ 3 से विभाज्यता का नियम करा है, और 3 से विभाज्यता का नियम भी वही है जो 9 से विभाज्यता का नियम है। यानी जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी। देखेंगे संख्या क्या क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है 2 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको जोड़िएगा तब 3 2 5 4 9 और 5 क्या हो गया 14, 3 2 5 5 4 9 9 5 14। अब ऑप्शन पर चलेंगे, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है ए यानी 8, अगर 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 22, 22 क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 1 जोड़ेंगे तब 15 हो जाएगा, 15 3 से कट रहा है, कट रहा है, तो जब 15 3 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि इस पर कौन संख्या हो जाएगा जी, 1 ही हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। 14 3 2 5 5 4 9 है ना, और 9 5 14, 14 में 1 जोड़ देंगे यानी ऑप्शन नंबर 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब 10वां देखिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो याद रखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, और छोटी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या जो है वह 100 है। घटा दीजिए कितना आएगा 899। देखेंगे किस ऑप्शन में 899, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए हमारा जो 11वां नंबर सवाल है वो संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का योग पूछ रहा है आपसे। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जी 9999, क्या है जी 9999, और 4 ही अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000 है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000 है। इसको क्या कह रहा है योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी योग का मतलब हमने बताया है कि जोड़ होता है। अब देखिएगा इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 9 9 और 9 1 10, 10,999। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये बड़ी संख्या छोटी संख्या भी याद कर लीजिएगा। देखिएगा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1, क्योंकि 0 का तो वैल्यू है नहीं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक की सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 5 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या 99,999। उसी प्रकार से आप लोग जो कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 लाख, और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है ना वो जाएगा 9,99,999। तो इस प्रकार से आप लोग बड़ी संख्या छोटी संख्या भी याद कर लेंगे। और अगला जो हमारा है 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 कई बार आएगा ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखिएगा घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहा होगा, सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर अभी आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिएगा 1 से 9 कितनी बार आएगा, तो पहले तो 9 में 1 बार 9 आएगा, उसके बाद कितने में आएगा 19 में आएगा, उसके बाद 29 में आएगा, 39 में आएगा, 49 में आएगा, 59 में आएगा, 69 में आएगा, 79 में आएगा, 89 में आएगा, 90 में आएगा, 91 आएगा, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ऐसे बेसी तो 100 तक मतलब 9 आएगा नहीं।
देखिए क्या गो 9 है, तो 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 2 20। कितने 9 आया जी? देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 से 100 तक में 9 जो है वह 20 दफ़ा आएगा। 1 से 9 100 तक में 9 कितनी दफ़ा आएगा? 20 दफ़ा आएगा। चलिए अब आगे देखिए अगला सवाल, 13वां नंबर सवाल देखिएगा। 13वां नंबर सवाल क्या कर रहा है? संख्या 36,490 में अंक 6 एवं 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। देखिएगा परस्पर बदल दिया जाता है। परस्पर का मतलब हुआ कि हमारे स्थान पर तुम आ जाओ, तुम्हारे स्थान पर हम चले जाते हैं, इसी का मतलब हुआ परस्पर। ठीक है, तब परस्पर बदल दिया जाएगा। तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो मूल संख्या क्या है ये देखिए, मूल संख्या तो वही है जो आपको दिया हुआ है 36,490। और नई संख्या क्या होगा जी? नई संख्या को देखिएगा, नई संख्या देखिए क्या कर रहा है, 6 एवं 9 को परस्पर बदल देगा। तो 6 के जगह पर 9 आ जाएगा, यानी 6 किस स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर है। तो हजार के स्थान पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 4 तो वही रहेगा, और 9 दहाई के स्थान पर, तो 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बाकी तो सब चीज़ वही रहेगा। अब इसका आपको अंतर पूछ रहा है, तो अंतर करने के लिए, अंतर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है क्या है अंतर का मतलब, कि घटाव होता है। अब इसी को क्या करेंगे? घटा देंगे। देखेंगे 0 7 9 2 और ये चला जाएगा 2970। देखेंगे किस ऑप्शन में 2970? ऑप्शन नंबर सी में है, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर सी में है 2970। तो इस प्रकार से इसको भी हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 13 14 एक ही सवाल लिखा गया है। 15 में देखेंगे अंक 1 0 5 तथा 7 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इस तरह का भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है इस तरह के एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। अंक कौन कौन है देख लीजिएगा, 1 0 7 और 5। इस अंक का एक बार उपयोग करते हुए आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 4 ही अंक तो है। देखिए क्या करिएगा, जब भी बड़ी छोटी इस तरह का पूछेगा ना, तो अंकों को बढ़ते या घटते क्रम में लिख दीजिएगा, और छोटी पूछेगा तो घटते क्रम में लिख दीजिएगा। सबसे बड़ा कौन है? 7, उसके बाद कौन है? 5, उसके बाद कौन है? 1, लास्ट में कौन है? 0। संख्या कौन बना? 7510। देखेंगे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है 7510। इसी में अगर छोटी पूछता तो इसको हम घटते क्रम में लिख देते, सॉरी बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो पहले तो 1 होगा, 0 को पहले नहीं लिख सकते हैं। 0 5 7 ये सबसे छोटी होगा और यह सबसे बड़ी होगा। तो इस प्रकार से समझ गया इसको। अब 16वां नंबर चलिएगा, लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। आपसे पूछ रहा है कि लगातार 10 सम संख्या का योगफल बताइए। तो बताइएगा जरा, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाएगा जी? सम संख्या कहलाएगा। तो ऐसा संख्या खोजना पड़ेगा कि सम संख्या कौन कौन है। तो लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो देखिएगा लगातार 10 सम संख्या कह रहा है। देखिएगा तो पहला तो सम संख्या तो 2 है, उसके बाद क्या है? 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, अब फिर 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या हो गया। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? देखिएगा 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42 42 14 56 56 और 16 56 6 62 62 10 72 72 18 90 90 या 20 कितना हुआ जी? 110। क्या होगा जी? 110। देखेंगे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 110 है ना। अब इसको ट्रिक से भी हल कर सकते हैं हम। जरा मार्कर दूसरा लाएंगे, चल रहा है। इसको ट्रिक से भी हम हल कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा कितना संख्या कै वो संख्या के पूछ रहा है? 10 संख्या का। तो n का मान मान लेंगे 10 है,
है ना। तो n इंटू एन प्लस 1 इसका फॉर्मूला होता है लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। लगातार n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है यह। लगातार n सम संख्याओं का योगफल, ये n इंटू एन प्लस 1, तो n कितना है 10 है, गुने 10 प्लस 1 हो जाएगा कितना 10 गुने 11 कितना होगा जी 110। यही ना आया, समझ रहे हैं। तो यहाँ 10 होता तो हमने जोड़ के ही बता दिया, लेकिन अगर 50 कह दे 60 कह दे तो वहाँ तो लिखने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, उतना समय तो रहता नहीं है। तो वहाँ आप इस ट्रिक का उपयोग कर लेंगे n इंटू एन प्लस 1 का, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही डी हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं, और हमारा अगला जो सवाल है वह है 17वां नंबर सवाल। देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य है। सह अभाज्य है किसे कहते हैं भाई, तो जिन दो संख्याओं का मौसा एक हो, जिन दो संख्याओं का मौसा एक होगा वह क्या हो जाएगा जी सह अभाज्य हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में 8 है और 15 है, तो 8 है और 15 है, तो 8 15 का मौसा एक होगा, हो जाएगा। 8 और 15 का मौसा देखिएगा, तो 8 है कम 8 घटे कितना आएगा 7, ये कितना बचेगा 8, 7 है कम 7 घटे कितना आएगा 1, ये 7 से 7 मरतबा चला है, कितना मौसा आया जी 1 आया। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा 7 21 में देखिए तो 7 या 21 एक ही बार में कट जाएगा, इसका मौसा 7 हो जाएगा। इसका देखिएगा तो 12 18 का यदि आप निकालिएगा तो देखिए 12 18 का, तो 12 एकम 12 6 और 12 6 दूना 12, इसका मौसा 6 आ गया, और इसका मौसा देखिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका पहला ऑप्शन ही सही है 8 और 15, यानी ये दोनों का अभाज्य, दोनों का जो मौसा निकलेगा ना 8 और 15 का, तो उसका मौसा हो जाएगा 1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 18वां नंबर सवाल कह रहा है कि 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिएगा दशमलव से पहले की जो अंक है वो पूर्ण संख्या है, दशमलव से पहले की जो संख्या, दशमलव से बाईं ओर की जो संख्या है वह पूर्ण संख्या है, लेकिन दशमलव के दाईं ओर की जो संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं है। संख्या क्या है जी 214.56, किसका स्थानीय मान पूछ रहा है 5 का। देखिएगा दशमलव के बदले में लिखेंगे 1, दशमलव के बदले में क्या लिखेंगे, उधर आते तो गुणा ना करते हैं, इधर आएंगे तो भाग करेंगे, और ये कैमा स्थान पर दशमलव के बाद पहला स्थान पर, तो 10 1/10 क्या हो जाएगा 1/10। चूंकि ये 5 है तो 5 है तो 5 होगा, है ना, 5 है तो 5 है, 5 क्या हो जाएगा 10, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। 6 का पूछता 6/100 हो जाता, 6 का पूछेगा तो 6/100 हो जाएगा, यानी ये दशांश कहलाता है, ये शतांश कहलाता है, इसके आगे जाएंगे तो सहस्त्रांश कहलाता है। इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, इधर आएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा आता है, उधर दशांश शतांश सहस्त्रांश होता है। ठीक है, अब चलेंगे 19वां नंबर सवाल पर। 16,813 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 16,813, इसको ऑप्शन से ही चलते हैं। देखिएगा तो देखिएगा इसमें इकाई दहाई, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये तो 10,000 तक है, इसमें तो 16 लाख, यानी 16 लाख है तो 10,000 में चला, 10 लाख में चला जाएगा, तो आपका ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इसमें देखिएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यह लाखे तक है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16,813, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 16 लाख है ना, 800 सैकड़ा का स्थान पर है और 13, और ये इसको डी को देखिएगा तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख या 1,60,813 है, लेकिन आपका क्वेश्चन तो 16,813 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सही। 20वां और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। 2 अंकों की कह रहा है, 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछ रहा है आपसे। तो 2 अंकों की प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा जी। देखिएगा पहला तो हो जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद क्या हो जाएगा जी 23, और कौन होगा जी इसमें हैं जोड़ दीजिए 3 9 3 12 7 19 3 25 22 22 1 23 के 3 हासिल
2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 कितना आया 83। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से हमने आपको संख्या पर आधारित प्रश्न इस चैप्टर से नवोदय विद्यालय में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का मैंने आपको इसी पैटर्न से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा भी। तो इसलिए इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम ध्यान से अपनी तैयारी करिए। अभी आपके पास लगभग सितंबर आज शुरू हुआ है तो लगभग आपके पास समय है 4 महीने का वक्त है, 4 महीने, क्योंकि जनवरी में जनरली जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है नवोदय का, जनवरी या फरवरी चढ़ते एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसलिए जो है अभी 4 महीने का वक्त है, आराम से तैयारी करिए और देखते रहिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।